थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए जिसकी स्पेसिफिक सेगमेंट होती है, जिसमें एक एबिलिटी होती है कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो उनकी सीक्वेंस बनाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड फर्दर जो बनती है, तो उसे ओवरऑल कहते हैं कि ये जीन एक्सप्रेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल, उसका एक जीन है, दूसरा जीन है, तीसरा जीन है। तो इसी तरह से वेरियस जीन, हर एक जीन के अंदर किसी न किसी कैरेक्टर को या ट्रेट को रेगुलेट करना या कंट्रोल करने की एबिलिटी मौजूद होती है। बट जीन की जो बज़ाहिर तो हमें ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल ही नजर आ रहे हैं, बट आपको पता है कि जीन जो इस तरह से नहीं होते, उसके अंदर वेरियस रीजन्स होते हैं। जैसे एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन होता है, एक रीजन होता है जिसे टर्मिनेटर रीजन कहते हैं, इसे टर्मिनेटर रीजन कहते हैं, इसे प्रोमोटर रीजन कहते हैं। बाकी ये जो सेगमेंट होती है डीएनए की, इसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। एक प्रोमोटर पार्ट होता है, दूसरा टर्मिनेटर, और जो इन दोनों के बीच में ट्रांसक्रिप्शन की पार्ट या सेगमेंट होती है, जिसमें यानी इसमें एनी वन ऑफ द डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट होगा, और डीएनए की इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। डीएनए में से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है। किसी एक स्ट्रैंड में, डीएनए के एक स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो यानी ये जीन है, जीन की कोई भी एक स्ट्रैंड, वन ऑफ द स्ट्रैंड जो है उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे डीएनए का ये, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टू स्ट्रैंड है, उसमें वन ऑफ द स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे थ्री, ये जैसे ये 5 to 3, जैसे आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह से जो ये एडेनिन अगर यहाँ पे है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा, थायमिन तो नहीं है। आपको पता है कि आरएनए के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल होगा। साइटोसिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन है। साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री जो गुआनिन है, एडेनिन है, तो थायमिन नहीं है, बट उसकी जगह यूरेसिल होगा। आरएनए के अंदर यूरेसिल है। इसी तरह से ये साइटोसिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन हुआ, साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री जो यूरेसिल होगा, गुआनिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है साइटोसिन है, थायमिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यकीनन जो है एडेनिन होगा। इस तरह से जो है डीएनए का एक टेम्पलेट कोई भी स्ट्रैंड होगा, उसमें एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। फर्दर क्या होता है कि जैसे 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए के, वो एक सिंगल कोडॉन बनाते हैं, एंड सिंगल कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। इसी तरह से सिंगल कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, सिंगल कोडॉन ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, सिंगल जैसे कोडॉन होगा एक अमीनो एसिड को कोड करता जाएगा। तो इसी तरह से अगर सीक्वेंस यहाँ तक है, तो इसके दरमियान कितने अमीनो एसिड बने आपने देखे कि ये एमआरएनए के अंदर 12 जो है जो न्यूक्लियोटाइड थे, 1 2 3 4, 12 न्यूक्लियोटाइड, 4 कोडान, हर कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता जाएगा। यानी इंस्ट्रक्शन डीएनए की है, उसके अकॉर्डिंगली डीएनए की इंस्ट्रक्शन को मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की तरफ ले आया, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन से, इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, ट्रिपलेट कोडान की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जैसे अमीनो एसिड बनते गए, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक होती गई और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। तो एमआरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने के अमल को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, और डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसमें एमआरएनए बना, इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो कोई भी लाइक जिस तरह से ये जीन एक्सप्रेशन है, उसके ओवरऑल जो है जैसे 2 बड़े इवेंट्स हैं। जैसे पहले इवेंट को या फेज को या स्टेप को हम कहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन, जिसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि डीएनए से एमआरएनए बने, तो उस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जो दूसरा स्टेप होता है, उसी एमआरएनए के अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन है, कोड वर्ड की सूरत में, कोडान की सूरत में है, वो इंफॉर्मेशन अब अमीनो एसिड की लैंग्वेज में जैसे उसकी ट्रांसलेशन हो गई है, तो अमीनो एसिड लिंक होते जाएंगे। रिजल्ट क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। तो ये ओवरऑल पूरा ओवरव्यू है कि प्रोटीन सिंथेसिस है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। और इसी में से अगर आप क्वेश्चन भी नोट करेंगे कि डीएनए का अगर ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो उसमें एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या बनेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस बेयरिंग रूल आपको याद है, जस्ट एक जैसे बेस में फर्क है, वो ये है कि जहाँ पे अगर डीएनए में एडेनिन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, थायमिन जो है एमआरएनए के अंदर नहीं होता है। बाकी वही सेम डीएनए की बेस बेयरिंग है। तो ये सिंपल से सवाल है जो आपने पहले से पढ़े हैं, नोट किए।
बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। बट जो आपने देखा कि जीन एक्सप्रेशन जैसे हमने कल पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन जो इसका पहला स्टेप है, जिसकी मीनिंग है जैसे आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, कहाँ से डीएनए से, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। G0 G1 और G2 फेजेस में होता है। एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, उसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा, ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसके 3 फेजेस है, इनिशिएशन फेज, एलॉन्गेशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन फेज में आते हैं। इनिशिएशन फेज जो है, आपको पता है कि इनिशिएशन फेज के अंदर हमने कल पढ़ा था कि डीएनए के जो जीन जिसे हम कहते हैं, उसका एक खास रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। वो किस मकसद के लिए होता है? वो होता है जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट के लिए होता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, बट उसमें प्राइमर की जरूरत होती है, इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अटैचमेंट की पॉइंट सबसे पहले चाहिए। वो अटैचमेंट की पॉइंट जैसे आपको पता है कि जैसे कोई जीन होता है, जैसे ये इसमें तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, बट ये जो प्रोमोटर रीजन होता है इसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा और देन जो बाइंड होने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। कोई भी अगर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। दूसरा जो इसका एंड होगा जीन का, उसे हम टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। टर्मिनेटर भी डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिससे हम कहेंगे टर्मिनेटर रीजन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जैसे ये प्रोमोटर रीजन है, उसमें एक साइट या जगह होती है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होने के लिए जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा फर्क है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क है। जैसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो बाइंडिंग जो होती है आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम की, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये जीन है, ये प्रोमोटर रीजन है, ये ट्रांसक्रिप्शन होगी और यहाँ पे टर्मिनेशन होगी। ट्रांसक्रिप्शन की एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहां पे +1 लिखा होगा और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले का जो रीजन होता है उसे अप स्ट्रीम कहेंगे और इसमें जो है माइनस की जो सिंबल आती है। बार बार स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, शायद मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं करते हैं या पता नहीं क्या, उस वक्त अलर्ट नहीं होते, नए टॉपिक होते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि माइनस क्यों कहते हैं, प्लस क्यों कहते हैं। माइनस से इस वजह से बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले की जो सेगमेंट प्रोमोटर रीजन की है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड इससे पहले, जैसे अगर आप देखें प्रोकैरियोट के अंदर -10 सीक्वेंस है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम की मीनिंग है कि यानी ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले की -10 जो सीक्वेंस होगी उसे TAT सीक्वेंस कहेंगे। TAT सीक्वेंस कहेंगे। ये जो -10 न्यूक्लियोटाइड, -10 जो सीक्वेंस है, -10 सीक्वेंस है। इसी तरह से एक और सीक्वेंस है TTGACA, जैसे TTGACA सीक्वेंस है, ये -35 सीक्वेंस है। इसमें क्या लॉजिक है? बच्चों जैसे सवाल है। मैं तो कहता हूँ कि जो स्टूडेंट रेगुलर इंटर क्लास पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है ये। क्या याद करना है? जैसे -35 -10 है और ये सारा रीजन है, ये प्रोमोटर रीजन है और प्रोमोटर रीजन है जिसके साथ एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। बाकी यहाँ पे जैसे +1 है तो यहाँ से आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा तो उसके रिजल्ट में जैसे ये आरएनए बना। क्या इसमें लॉजिक है? जस्ट पॉइंट तो पढ़िए, टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है, फिर भी कहते हैं कि हमें नोट्स दें। टेक्स्ट बुक तो है, टेक्स्ट बुक तो ओपन करें, उसमें एक हैबिट तो आप डेवलप करें, उससे ज्यादा तो हम एक चीज भी नहीं बताते हैं। ठीक है, शायद किसी स्टूडेंट में ग्रुप के अंदर होते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लें और आगे अपने ग्रुप बना के उसमें शेयर करें, उसके लिए उनको बहुत हरी होती है। अदरवाइज तो ये सेम जो है टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, पढ़िए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत टेक्स्ट बुक पे करें, जितनी मैसेजेस पे करते हैं उतनी टेक्स्ट बुक पे मेहनत करेंगे तो वो आपको जो है यकीनन फायदा देगा। बाकी टाइमली हर चीज आपको मिल जाएगी, टाइमली आपका सिलेबस होगा। उससे पहले ग्रुप्स में मैसेज करना, इंस्ट्रक्शंस देना कि ये करे, ऐसे नहीं। ये अकेडमी है, कई सालों से चल रही है, इसके पैटर्न है, कभी भी एक सिंगल जो है पॉइंट भी मिस नहीं होती है। चैप्टर तो दूर की बात है, जो भी सिलेबस होगा कवर होगा। शायद नए स्टूडेंट है उनके लिए जो है अभी पढ़ रहे हैं वो बातें छूटी। मैनेजमेंट की बात करें, अब ये रखें वो रखें, आप पढ़े, खुदारा पढ़े। आपके पास अभी टाइम है, मेहनत करें। एंट्री टेस्ट आपको देनी है, हमें नहीं देना, हमें सिर्फ पढ़ाना, मेहनत करानी। तो आप देखें इसको। इसी तरह से हम कहेंगे कि लाइक इसमें जो है प्रोमोटर रीजन के अंदर एक -10 सीक्वेंस है, दूसरी है -35 सीक्वेंस। ये किस मकसद के लिए होती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग के लिए होती है। देन +1 और उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो है
लाइक जैसे एक सेगमेंट डीएनए की मौजूद है, उसके अंदर कोई एनी वन ऑफ द डीएनए टेम्पलेट के बेसिस पे एक एमआरएनए की जो है सीक्वेंस बनेगी, एमआरएनए की सीक्वेंस बनेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोट्स में, ये सेम पोजीशन इनकी क्या होती है, प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट की पोजीशन क्या होती है। यूकैरियोट्स के अंदर जैसे आपको पता है कि इसकी ये जो CATT बॉक्स होता है, इसे -70 सीक्वेंस कहते हैं, और इसी तरह TET बॉक्स होता है, उसे -25 सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर जैसे ये +1 देखें, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू होगा, और ये जो है लाइक जैसे यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है, ये प्रोमोटर रीजन है, अप स्ट्रीम है, जिसमें एक -25 दैट इज द TATA। जैसे जैसे पहला बॉक्स है उसे TATA बॉक्स कहते हैं, वो -25 है, और इसी तरह से दूसरा जो बॉक्स होता है उसे हम कहेंगे जैसे -70 सीक्वेंस कहते हैं, उसे CAT बॉक्स कहेंगे, GCAT बॉक्स कहेंगे। तो तो इसी तरह से जो एक -70 जो है, -70 और -25, तो एनीवे आपको ये दोनों पॉइंट्स याद करनी है, प्रोकैरियोट के अंदर कौन सी सेगमेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर कौन सी सेगमेंट होती है। जो प्रोमोटर रीजन जिसके साथ जो है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बाइंड करेगा या लिंक होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करेंगे कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 4 जो सब यूनिट है, जैसे 1 2 3 4 सब यूनिट है, जिसमें 2 बीटा चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स होती है, प्लस में एक सिग्मा फैक्टर को फैक्टर इसके साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होगा। तो इसी तरह से ये एक होलो एंजाइम बनेगा, जिसमें 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, और प्लस में ये एक सिग्मा फैक्टर होता है। तो इससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। जब भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड होगा, तो उस वक्त जो है सिग्मा फैक्टर रिमूव होगी। बाकी ये जो कोर एंजाइम है, जिसके अंदर 4 जो कंपोनेंट है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, वो अलोंग द डीएनए टेम्पलेट वहां पे मूव करेगा, और उसके रिजल्ट में जैसे एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल जो बनता है। तो इसी तरह से ये एंजाइम की स्ट्रक्चर हुई। बाकी इसके जो टाइप्स हैं, तो आपको पता है कि जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज की भी एंजाइम की 3 पार्ट टाइप्स पढ़े थे, हर एक खास काम है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के भी 3 जो टाइप्स हैं, उनका भी एक जैसे हर एक एंजाइम का एक खास काम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरआरएनए पॉलीमर 1, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाएगा, पॉलीमरेज 3 जो होगा यकीनन टीआरएनए बनाएगा। टोकन टाइप के सवाल हैं जो यकीनन आप इनको याद करेंगे। छोटे से क्वेश्चन है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो मेमोराइजेशन या क्रैमिंग के ये सवाल हैं जो आप यकीनन याद करेंगे। और उसके बाद जैसे हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड होगा, तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, एक दूसरे से जैसे अलग होंगे, एक बबल अपीयर होगा जिससे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने रेप्लिकेशन बबल पढ़ा था, बबल है base broken and bubble like structure is appeared, that is called the transcription bubble। ट्रांसक्रिप्शन बबल तब भी बनेगा जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो इसके अंदर जैसे आप देखें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, बट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल होगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और आप जैसे देखें कि उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए का कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, जैसे ये एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले बबल, जिस बबल की जैसे हम यहाँ पे भी हेडिंग जैसे देख सकते हैं कि बबल क्या होता है। जैसे डीएनए की ये 2 स्ट्रैंड है, हाईली क्वाइल्ड है, जैसे ये क्वाइलिंग जो ब्रेक हुई और जैसे बॉन्डिंग ब्रेक हुई है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, जिसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और दूसरा स्ट्रैंड यकीनन इसमें टेम्पलेट के बेसिस पे उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन है जो हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं है, बट आपको थोड़ा सा उसको लॉजिकली नोट करना है। लॉजिकली ये नोट करना है, जैसे आपने देखा कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन हुई थी, तो उसमें जो डॉटर स्ट्रैंड बने थे उनकी डायरेक्शन था 5 to 3 प्राइम एंड, चाहे वो लीडिंग फेज हो चाहे लेगिंग फेज हो, 5 to 3 प्राइम एंड के अंदर डायरेक्शन के तहत जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो जैसे बने थे। इसी तरह से एमआरएनए जैसे आप देखें किस डायरेक्शन में बन रहा है, एमआरएनए की डायरेक्शन बनने का वो भी 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3 प्राइम एंड। जैसे ये एरो देखें न्यू, जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ये बड़ा मॉलिक्यूल जैसे आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लग रहा है, यकीनन हेडिंग मौजूद है। तो इस डीएनए के एक सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, जैसे एक टेम्पलेट पे
जैसे आपको पता है कि एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए का डायरेक्शन क्या है, न्यू जो बनेगा वो भी 5 to 3 प्राइम एंड में बनेगा, 5 to 3 प्राइम एंड में। इसी तरह से दूसरी चीज जो आप देखें, इन दोनों स्ट्रैंड में यानी जिस टेम्पलेट कौन सा है जिसके बेसिस पे जैसे एमआरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे डीएनए की ये ब्लू कलर है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड, जैसे एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, जिसमें मीन्स जैसे एमआरएनए बनता है वो उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो सेंस स्ट्रैंड है। इसमें इससे जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जैसे आप देखें आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट देखें, आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है 3 और ये है 5, और आरएनए पॉलीमरेज मूव हो रहा है 3 to 5 प्राइम एंड। आरएनए जो मूव हो रहा है वो 3 to 5 प्राइम एंड में मूव हो रहा है डीएनए के, और न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है वो है 5 to 3 प्राइम एंड। न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है वो है 5 to 3 प्राइम एंड एमआरएनए का, और आरएनए पॉलीमरेज की जो मूवमेंट है वो है 3 to 5 प्राइम एंड। आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो 3 to 5 प्राइम एंड है, और जिस तरह से एमआरएनए बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 3 to 5 प्राइम एंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एमआरएनए जो बन रहा है वो 3 to 5 प्राइम एंड की डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये ऐसे टेक्स्ट बुक में तो हमारे एनटीबी एसटीबी में दोनों में ये ऐसे सवाल नहीं है, बट आप यहाँ पे अज्यूम करें, डायग्राम आपके सामने जैसे मौजूद है, हो सकता है कि मे भी ऐसे सवाल वगैरह आ जाए, तो आप यकीनन इनको नोट करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड किससे कहते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के बाद जैसे ये जो डीएनए की दो स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए की दो स्ट्रैंड है, जैसे एक एंड में 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, ये 5 to 3 प्राइम एंड में मूव होता है, और इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड है इसका एंटी पैरेलल है, ये भी 5 to 3 प्राइम एंड होगा। तो एक डीएनए का स्ट्रैंड जिसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, जो टेम्पलेट है, जो सेंस स्ट्रैंड जो इसका पार्टनर स्ट्रैंड है, ये सेंस स्ट्रैंड है। टेम्पलेट में से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, जहां पे जैसे अगर ग्वानिन है साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन की जगह थाइमिन नहीं है, यूरेसिल आ गया, थाइमिन हुआ तो एमआरएनए के अंदर ए आएगा। इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये भी पॉइंट्स हमने कल नोट किए हैं, वही सेम पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जैसे इलांगेशन फेज है। इलांगेशन फेज जैसे ये तो सारा था, इनिशिएशन फेज है, अब इलांगेशन फेज जो है, इलांगेशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज मूविंग इन फ्रॉम 5 to 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, 5 to 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, बट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे जो मूव करता है वो होता है, जैसे आपने देखा उसका भी डायरेक्शन आपने यकीनन नोट किया है कि वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो है 3 to 5 प्राइम एंड जैसे आपने देखा था। तो टर्मिनेटर रीजन की तरफ जा रहा है, जैसे देखें ना ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन की तरफ जा रहा है, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन की तरफ जा रहा है, तो यकीनन उस वक्त डायरेक्शन कौन सा होगा, उस वक्त जैसे इसका डायरेक्शन है जैसे एमआरएनए के अकॉर्डिंगली ये जो है 5 to 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन है, और टर्मिनेटर रीजन की तरफ जो आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। Beside it, transcription bubble also moves along the DNA, leaving the growing strand protruding from the bubble. Protruding from the bubble, bubble ये है, उसमें से protrude की मीनिंग है बाहर निकल गया है, एक बार आरएनए का स्ट्रैंड बाहर निकल गया। This event continues until RNA polymerase reaches terminator region, जब तक ये टर्मिनेटर रीजन तक ना पहुंचे। जैसे देखिए ये प्रोमोटर रीजन था जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हुआ, ये टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पे ये जो चेन जैसे एमआरएनए जो बनेगा वो खत्म हो जाएगा, ये जो रीजन था इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है हुई है, तो ये आरएनए की कोडिंग हुई है, यहाँ पे कोडिंग रीजन है आरएनए और डीएनए का जिसमें आरएनए बना था। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमने देखा था कि जैसे टर्मिनेशन या एंड या खत्म किस तरह से होता है, ये चेन कैसे टर्मिनेट होगी, जब सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन टर्मिनेट रीजन ऑफ द जीन स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, जब भी मींस टर्मिनेशन, जैसे आपको पता है कि ये प्रोमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, इसके दरमियान जो है ये जो जैसे एमआरएनए जो बना था, अब एमआरएनए ऐसे तो नहीं है सारे इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए में नहीं बनेगा, बट ये टर्मिनेटर रीजन के अंदर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि जैसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जीसी रिच पार्ट होता है एमआरएनए मॉलिक्यूल में, जीसी रिच, जीसी ग्वानिन और साइटोसिन का, जैसे ये हेयर पिन है जीसी रिच रीजन,
ये लूप बनेगी। जैसे ये mRNA यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बनता गया और उसके बाद एक लूप बनती है जिससे हम कहते हैं GC हेयर पिन, और उसका जो एक देन जो एक टेल होगा, टेल के अंदर दैट इज रिच इन यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, तो उसे पोली यू कहते हैं, तो उसे पोली यू कहते हैं। ठीक है, जैसे mRNA बनेगा तो ये जैसे देखें mRNA बना है, mRNA बनने के बाद जैसे जो एक उसका जो जैसे कहते हैं पोली यू है, और पोली यू और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे यकीनन एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे जीसी रीजन कहते हैं। तो इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन रीजन ऑफ जीन स्टॉप्स एट द सिंथेसिस ऑफ एमएन। टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ जीसी बेस फॉलोड बाय एटी बेसिस। तो यानी अगर ये डीएनए के अंदर भी अगर डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जी सी की सीक्वेंस होगी तो एमआरएनए के अंदर में भी जीसी बनेगा। जैसे अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, यहाँ पे अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में बार बार रिपीटेडली जीसी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए जो बनेगा, एमआरएनए उसमें भी ही सेम आएगा ना, जी होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री सी है तो कॉम्प्लीमेंट्री जी है कॉम्प्लीमेंट्री सी कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो ये जीसी रिच होगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से फॉलोड बाय एटी बेस, यानी अगर उसके बाद जैसे डीएनए के अंदर ए और टी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है डीएनए की, ए और टी है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ए और टी है, जैसे एडेनिन का जो है टी है ए है, तो ये इस तरह की डीएनए की सीक्वेंस है। यकीनन क्या होगा, जो ए होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो एमआरएनए बनेगा उसमें तो टी नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, तो आखिरी एमआरएनए का एंड होगा जिसमें ये टेम्पलेट ए कंटिन्यू है, तो यू 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 पोली यू एंड बनेगा, तो उससे हम कहेंगे पोली यू बने। तो ये पोली यू एंड बना, और इसी तरह से ये जो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जीसी रिच पोर्शन, इसी तरह से जो एमआरएनए की जो चेन है वो टर्मिनेट हो गई। अब हम नेक्स्ट आज की टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सब जो है कल की हेडिंग थी वो हमने डिस्कस की, कल की हेडिंग थी वो डिस्कस की, अब हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के टॉपिक के हवाले से जैसे आप देखें जीन एक्सप्रेशन के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, ये आज जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, यानी एमआरएनए बना उसके बाद उसमें कौन सी मॉडिफिकेशन या चेंजेस या तब्दीली आएंगी। एमआरएनए ऐसे नहीं एमआरएनए बन गया बस, तो इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अलग मैकेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, राइबोसोम भी जैसे साइटोप्लाज्म उसके अवेलेबल है और प्रोटीन बनते जाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट यूकैरियोट्स के अंदर आपको पता है डीएनए से एमआरएनए के बनने का अमल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस से एमआरएनए न्यूक्लियोपोर से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, तो यकीनन टाइम तो लगता है, एक बात। नंबर 2, ये जो अभी एमआरएनए बना है ये मैच्योर एमआरएनए नहीं है, इसमें काफी सारी ऐसी सेगमेंट्स हैं जिन्हें हमें इंट्रॉन कहते हैं, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे दो फिनोमेना यूकैरियोटिक सेल में होने हैं, एक ये होना है कि थोड़ी देर के लिए अगर आरएनए के अंदर सॉरी न्यूक्लियस के अंदर ये एमआरएनए अगर मौजूद होगा तो खतरा यही होता है कि कुछ एंजाइम इसको डिग्रेड करें, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इसमें काफी सारी नॉन कोडिंग सेगमेंट्स भी मौजूद है, वो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को रिमूव होना चाहिए, उस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। आरएनए स्प्लाइसिंग की मीनिंग ये होती है कि जैसे नॉन कोडिंग सेगमेंट जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जस्ट ओनली एंड ओनली एक्सॉन रह जाएंगे। एक्सॉन्स कोडिंग सेगमेंट, जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लासेस में एसटीबी का जो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक हेडिंग भी है आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन, तो उसमें भी ये सेगमेंट्स पढ़ी होंगी कि एक नॉन कोडिंग सेगमेंट होती है जिन्हें हम कहेंगे इंट्रॉन कहते हैं, और कोडिंग सेगमेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। इंट्रॉन्स रिमूव होंगे और एक्सॉन रह जाते हैं, तो उस अमल को जैसे हम कहते हैं कि आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो यानी यहाँ पे दो इवेंट्स अब होने हैं मॉडिफिकेशन के हवाले से। कौन से दो इवेंट? एक इवेंट ये होना है कि ऐसे ना हो कि आरएनए एमआरएनए जो बना है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। नंबर 2 ये है इसमें ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे आरएनए को डिस्ट्रॉय होने से वो बचाती है मैकेनिज्म। नंबर 2 मैकेनिज्म ये होती है कि काफी सारी जो है नॉन कोडिंग सेगमेंट जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं ये रिमूव हो जाएंगे, जस्ट ओनली कोडिंग सेगमेंट और एक्सॉन रह जाएंगी। तो ये उसके लिए दो फिनोमेना यहाँ पे होंगी। तो इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए ट्रांसलेशन होगी विदाउट एनी डिले, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इनका है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है जो वहां से निकल के बाहर आए,
और देन जो है साइटोप्लाज्म की तरफ जाएं। तो प्रोकैरियोट के अंदर इतना टाइम ही नहीं लगता है, जस्ट डीएनए से एमआरएनए बना और डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन बन गए। बट यूकैरियोट्स के अंदर एक प्री एमआरएनए है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है, और इसके अंदर इसको क्या होना है, फंक्शनल और मैच्योर एमआरएनए बनना है। इस प्री एमआरएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए को फंक्शनल और मैच्योर आरएनए बनना है। फंक्शनल कौन सा, जिसमें ओनली एंड ओनली जो है कोडिंग सेगमेंट होंगी, नॉन कोडिंग सेगमेंट कोई नहीं होगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है मैच्योर और फंक्शनल आरएनए होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म होती है, तो उसके लिए यकीनन जो है एक टाइम होता है। जैसे अगर आप प्रोकैरियोट्स में कंपेयर करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा फिनोमेना नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है जो, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या होगा कि एमआरएनए को न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आना है, वरना क्या होगा, अदरवाइज दो एंजाइम है, कौन से याद करने आपको इन एंजाइम के नेम, फास्फेटेज एंड न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। एएसी पढ़ा है ना, आखिर में एएसी जो है सफिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये एंजाइम है। मे डीग्रेड इट, यानी एमआरएनए को डीग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये दो एंजाइम, अगर न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही पड़े रहे, कौन सी किस फॉर्म में, फ्री अगर एमआरएनए जैसा, या अभी जो फंक्शनल नहीं है, जो अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड है, तो उनको ये दोनों एंजाइम्स जो है ये डीग्रेड कर सकते हैं। इस डीग्रेड से बचने की मैकेनिज्म मौजूद है, वो दोनों अमल होंगे। कौन सी मैकेनिज्म है, दोनों एंड्स पे कैप्स आ जाती है। जैसे एमआरएनए बनता है ना, आपको पता है कि उसकी एक एंड पे 3 प्राइम एंड है, दूसरे एंड पे 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे भी एक कैप आके अटैच होगी ताकि ये डीग्रेड ना हो, और 3 प्राइम एंड होगी उस पे भी एक कैप आती है ताकि ये एमआरएनए जो है डीग्रेड ना हो। जब ये कैप्स आ जाएंगी हेड और जैसे दोनों एंड पे, तो यकीनन हम कहेंगे कि अब जो है इसमें डीग्रेड होने की चांसेस नहीं होंगे। नंबर 2 फिनोमेना क्या होगा, नंबर 2 फिनोमेना इसी न्यूक्लियस के अंदर ये होगा कि जैसे इंट्रॉन सेगमेंट्स रिमूव हो जाएंगी, एक्सोन आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी, जिसे हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। स्प्लाइस लफ्ज की मीनिंग ही होती है ज्वाइन होना या लिंक होना। ठीक है, तो एमआरएनए कंटेन नॉन कोडिंग सेगमेंट मस्ट बी रिमूव्ड और स्प्लाइस्ड, ये जो है रिमूव हो या जो जस्ट कोडिंग सेगमेंट आपस में ज्वाइन हो। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन्वॉल्व्स टू इवेंट्स। कौन से दो इवेंट्स, एक इवेंट ये होना चाहिए कि जिसमें एडिशन ऑफ कैप एंड टेल एडिशन होनी चाहिए, जैसे एक 5, जैसे एमआरएनए का 5 प्राइम एंड होता है उसमें एक कैप यहाँ पे भी अटैच होनी चाहिए, और इसी तरह से जो 3 प्राइम एंड है उसमें भी एक यहाँ पे कैप अटैच होनी चाहिए, ताकि ये आरएनए का मॉलिक्यूल न्यूली सिंथेसाइज्ड है, इसको कोई एंजाइम डीग्रेड ना करे। कौन से एंजाइम, फास्फेटेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम जो इनको डीग्रेड ना करें। तो ये एमआरएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है, इसके दोनों जो है ये एमआरएनए है, इस दोनों एंड पे कैप्स आने का अमल होता है। जैसे एक 5 एंड जो होता है, प्राइम एंड होता है एमआरएनए का, उसके ऊपर भी कैप आएगी, जो 3 प्राइम एंड होगा उसके ऊपर भी एक कैप आएगी, 5 एंड 3 दोनों एंड पे एक कैप आएगी। ठीक है, और नंबर 2 इवेंट क्या होगा, आरएनए स्प्लाइसिंग टू रिमूव नॉन कोडिंग सेगमेंट्स, जिन्हें हम इंट्रोन कहते हैं। इंट्रोन रिमूव करें, जस्ट ओनली एंड ओनली एक्सोन रह जाए, तो ये दो इवेंट्स होते हैं मॉडिफिकेशन के अंदर। अब ये इवेंट कैसे होंगे, अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। टेक्स्ट बुक में ये सारी पॉइंट्स मौजूद हैं, आप देखते जाएं, टेक्स्ट बुक ही हम पढ़ रहे हैं, एनटीबी पढ़ रहे हैं, तो एनटीबी के अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है। आप तो डोंट वरी कि हम नई कोई जो चीज पढ़ रहे हैं, ओनली एंड ओनली एनटीबी पढ़ रहे हैं। तो एनटीबी के अंदर जो पहला स्टेप है, कैप लगने का स्टेप है, हम उस पर आते हैं। जैसे जो 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए होता है उसमें एक कैप आती है, वो उस कैप का नेम है 7 मिथाइल जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल जीटीपी की कैप होती है, 7 मिथाइल जीटीपी की कैप होती है, किस एंड पे, 5 एंड ऑफ एमआरएनए, 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। तो क्योंकि ये जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड का ही जैसे एक टाइप है, तो जाहिर है इसके अंदर भी एक 5 प्राइम एंड होता है, इसका भी एक 5 जो एंड होता है। 5 एंड किसका, इस 7 मिथाइल जीटीपी का 5 एंड, प्लस में एमआरएनए का भी 5 एंड, एमआरएनए का भी 5 एंड, और ये जो 7 मिथाइल कैप जो जीटीपी है ये इसका भी 5 एंड, तो ये कैप बनाएंगे, एक एंड पे ये कैप बनाएंगे 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। उसमें क्या होगा कि जो 5 प्राइम एंड ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी होगा वो इसके साथ अटैच होगा, और दूसरे एंड पे
पोली ए टेल है, पोली ए टेल है, पोली ए टेल। जैसे पहली पॉइंट आप याद करेंगे कि इन अ कैप इन द फॉर्म ऑफ 7 methyl GTP which is linked to 5 to 5 end of the mRNA at the opposite end of mRNA। opposite end of mRNA क्या होगा? जैसे अगर mRNA के अंदर एक एंड है 5 प्राइम एंड, तो दूसरा एंड होगा उसका 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे स्मॉल चेन ऑफ 30 to 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड पोली ए टेल। ये जैसे देखें पोली ए टेल, पोली की मीनिंग है मेनी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, मेनी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जिनकी तादाद कितनी है 30 to 500 इनकी तादाद हो सकती है, मेनी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, तो इस वजह से पोली ए टेल कहेंगे, पोली ए टेल। कैप किसकी है? कैप है जो आपको पता है कि कैप है 7 मिथाइल जीटीपी की है, 7 मिथाइल जीटीपी, इसका 5 जो एंड है, 5 एंड ऑफ एमआरएनए, ये 3 एंड है, उस 3 एंड के साथ ये पोली टेल अटैच होगा, और 5 एंड ऑफ एमआरएनए जो होता है उसके साथ साथ ये 5 कैप जो लगेगी वो 7 मिथाइल जीटीपी की है, 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल जीटीपी। तो इस अमल को हम कहेंगे कि जैसे ये जो है कैप बन गया इसमें। तो कैप जो है उसमें, कैप में 7 मिथाइल जीटीपी, और जो इसका टेल है पोली ए टेल है, जिसमें मेनी जो है 30 to 500 जो है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की कैप आ सकती है। अब जो है बीच में जो है ये एमआरएनए का मॉलिक्यूल हो गया। अब इन एमआरएनए मॉलिक्यूल को दोनों एंजाइम फास्फेटेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम अब इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एंड पे क्या आ गया है, दोनों एंड पे कैप आ गई है। 5 एंड ऑफ एमआरएनए था, उस पे 7 मिथाइल जीटीपी कैप अटैच हुई है। इस 7 मिथाइल जीटीपी का भी मीन्स 5 एंड था, वो अटैच हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे 5 to 5 एंड लिखा हुआ है, 5 to 5 एंड, यानी 5 एंड ऑफ द 7 मिथाइल जीटीपी प्लस 5 एंड ऑफ द एमआरएनए, तो ये 5 to 5 एंड कहलाएगा। दूसरा जो एंड है, जाहिर है जब एमआरएनए का दूसरा एंड होगा 3 प्राइम एंड होगा, उसके साथ पोली ए टेल है। पोली ए टेल का मतलब है कि यानी मेनी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, उनकी कैप है मेनी, हाउ मेनी 30 to 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो इसी तरह से दोनों एमआरएनए की एंड्स पे कैप आ गई। अब जो है फास्फेटेज और न्यूक्लियस एंजाइम इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। जैसे ये आप देखें पोली ए टेल आ गया, और यहाँ पे जो है कैप आ गई है 7 मिथाइल जीटीपी की कैप आ गई। तो यानी पहला इवेंट ये हुआ। अब हम दूसरे इवेंट की तरफ आते हैं। दूसरा इवेंट ये है कि जैसे दूसरा इवेंट ये है कि अब इसमें जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं वो रिमूव होंगी, ओनली कोडिंग सेगमेंट्स रह जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि नॉन कोडिंग सेगमेंट को हम कहेंगे इंट्रॉन कहेंगे, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स आर कॉल्ड इंट्रॉन, और कोडिंग सेगमेंट्स जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सॉन। कोडिंग सेगमेंट यानी उनमें अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है। इंट्रॉन आर कॉल्ड नॉन कोडिंग सेगमेंट, नॉन कोडिंग सेगमेंट। तो नॉन कोडिंग सेगमेंट इंट्रॉन रिमूव होंगे, इंट्रॉन रिमूव होंगे, और जितने भी एक्सॉन, जाहिर है जब ये रिमूव हो जाएगा पार्ट, तो ये एक्सॉन एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन होंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे, इस ज्वाइन होने के अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे, इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो ये जैसे देखें ये 5 की जो कैप थी, इसी तरह से ये जो है ये टेल है, पोली ए टेल है, बीच में इंट्रॉन एक्सॉन जो मौजूद है, तो इसमें क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और एक्सॉन्स रह जाएंगे। इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। होगा किस तरह से आरएनए स्प्लाइसिंग का अमल? आरएनए स्प्लाइसिंग का अमल एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें एक जाहिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। तो आरएनए स्प्लाइसिंग की मीनिंग होती है टू रिमूव नॉन कोडिंग सेगमेंट, जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग सेगमेंट और इंट्रॉन, और उसके बाद देन एक्सॉन्स जो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी आरएनए टू सेकेंडरी और फंक्शनल एमआरएनए इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इस पूरे अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे, जिसमें देन जो आपको पता है कि एक ऐसा एमआरएनए होगा जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो कोडिंग सेगमेंट होगी, नॉन कोडिंग सेगमेंट कोई भी नहीं होगी। तो इस तरह के जो अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। RNA splicing is catalyzed by spliceosome.
सोम जो है एक लार्ज प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स है, जिससे स्प्लाइसियोसोम एक लार्ज प्रोटीन आरएनए का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन और आरएनए का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें क्या होगा, फिनोमेना ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इंट्रॉन है, ये जो सेगमेंट है आरएनए की, इस सेगमेंट को हम इंट्रॉन कहेंगे, और दोनों तरफ से इसमें क्या है, ये भी एक्सॉन है और ये भी सेगमेंट एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है। अब इंट्रॉन सेगमेंट को रिमूव करने का काम जो स्प्लाइसियोसोम करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का नेम है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम के अंदर प्रोटीन प्लस आरएनए होते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स है, जिससे कहेंगे स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम कैसे, कि जिस तरह से उसमें ये जो इंट्रॉन सेगमेंट थी, इंट्रॉन सेगमेंट को इसी तरह से एक थोड़ा सा हुक लाइक जैसे राउंड बना के इसको रिमूव कर देंगे। जैसे ये रिमूव हो जाएगा ऐसा राउंड, तो बाकी आप जैसे देखें ये दोनों पार्ट्स किसके, एक्सोन की, जो अब मिल गए। अब यानी ये मैच्योर आरएनए है। उसके बाद जब ये जो एक्सोन मिल जाएंगे तो देन ये देखें जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है वो अलग हो जाएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स अलग, और इसी तरह से ये जो रिमूव किया गया था इंट्रॉन सेगमेंट ये अलग हो जाएगा। ओनली एंड ओनली अब जो क्या बचा, ओनली एंड ओनली अब जो है एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल बना जिसके अंदर कोडिंग सेगमेंट्स हैं, जिसके अंदर ओनली एक्सॉन्स हैं। So RNA splicing is catalyzed by spliceosome, large RNA protein, जो प्रोटीन RNA complex है, later on spliced exon fragments are joined together by RNA ligase enzyme। उसके बाद जैसे आप ये देखें, एक एक्सोन है और ये दूसरी एक्सोन है, इनको मिलाने का काम जो होगा आरएनए लाइगेज होगा। डीएनए लाइगेज तो आपने पढ़ा था, ये आरएनए लाइगेज एंजाइम का काम होगा। लाइगिंग लफ्ज की मीनिंग ही होती है लिंक करना, जोड़ना, मिलाना। तो आरएनए लाइगेज एंजाइम का काम होगा दो एक्सोन जो सेगमेंट्स थी उनको लिंक करना, और बाकी जिस तरह से नॉन कोडिंग सेगमेंट थी जिसका नेम था इंट्रॉन, उसको एक हुक लाइक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना के अलग कर दिया। किसने उसको अलग किया? स्प्लाइसियोसोम ने। और स्प्लाइसियोसोम में क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो इस पूरे अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है? आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर जैसे आपने देखा कि इंट्रॉन सेगमेंट्स रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हुई? एक लाइक कॉम्प्लेक्स है जिसका नेम है स्प्लाइसियोसोम, और इसी स्प्लाइसियोसोम की कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें एक प्रोटीन है, दूसरे आरएनए है। उन्होंने जो इंट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो दो एक्सॉन की सेगमेंट्स बचती थी उनको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने लिंक किया। अब जो है हमें एक ऐसा एमआरएनए मिला है जिसे मैच्योर आरएनए कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सेगमेंट, यानी जो है कोडिंग सेगमेंट की मीनिंग होती है कि अब इनमें जैसे यकीनन अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होगी, कोई ऐसी फजूल एक्स्ट्रा जो नॉन कोडिंग सेगमेंट नहीं होगी। इस अमल को हम कहेंगे यकीनन क्या कहेंगे? आरएनए स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग का अमल हुआ। आरएनए स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है, जैसे नेक्स्ट हेडिंग में जाने से पहले थोड़ी सी आपके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस में हो क्या रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जैसे आपको पता है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए की दो स्ट्रैंड है, जिसमें एक सेंस स्ट्रैंड है, दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है। जैसे ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है, तो एंटी सेंस स्ट्रैंड में जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री इस स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाए। सीक्वेंस बेस सीक्वेंस आपको पता है। तो यही एमआरएनए, उसके बाद आपने देखा कि दोनों एंड पे कैप्स आ गई हैं। 5 जो एंड था उस पे जो है लाइक एक कैप आई है, और इसी तरह से 3 जो एंड है उसके साथ भी कैप आई है। 5 एंड पे जो है 7 मिथाइल जीटीपी की कैप आई है, 3 एंड पे पोली ए की कैप आई है। अब जो है ये आरएनए जो डिग्रेड नहीं हो सकता। इसी तरह से अंदर जो पार्ट पड़े थे उसमें जो नॉन कोडिंग सेगमेंट थे वो भी रिमूव हो गए। अब ये जिसे मैच्योर जैसे एमआरएनए बनता है तो उसमें ट्रांसलेशन का अमल होगा, यानी ये जो 3 जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है एमआरएनए की, उसमें जिसे हम कहेंगे एक कोडान, ट्रिपलेट कोडान, एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। जैसे हमेशा याद रखें कि पहला हमेशा कोडान मीथियोनिन होगा, एमआरएनए एयूजी होगा। कोई भी एमआरएनए होगा उसके पहले स्टार्ट कोडान हमेशा एयूजी होगा।
AUG is called as start codon, also codes for methionine. तो MET का मतलब है methionine, GCC इसका मतलब है एलेनिन, 3 ये ट्रिपलेट। इसी तरह से UGG का मतलब है ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से ACU इसका मतलब है थ्रियोनिन, UCA सीरीन। और उसके बाद ऐसे जितने भी आगे कंटिन्यूस जितने भी होंगे आगे, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता है, तो इसी तरह से ट्रिपलेट कोडॉन किसी न किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करते जाएंगे, तो मीन्स उसकी ट्रांसलेशन होती जाएगी और इन अमाइनो एसिड के दरमियान जो एक पेप्टाइड बॉन्ड भी बनता जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड बनेगी। तो अब हम जो नेक्स्ट जो हेडिंग में जा रहे हैं वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पहले भी हमने ठीक बनाया था, एक स्टूडेंट ने भेजा कि आप ये गलत बना रहे, गलत नहीं था। बॉक्स के नीचे मैंने बाद में देखा कि वो बॉक्स के नीचे एक सी आया था पोर्शन, अदरवाइज वो कोड तो सही पड़ा था जेनेटिक। बहरहाल दोबारा से भी देख लेते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। तो यानी एमआरएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, एमआरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, यकीनन जो 3 जो इसमें न्यूक्लियोटाइड मिलके एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बेस और कोडॉन बनाएंगे। हर एक कोडॉन के अंदर एक अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होती है। तो ये ट्रिपलेट जेनेटिक कोड बनने का जो अमल होगा, अब हम इस पे आते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है और कैसे बनता है। जैसे कि आपको पता है कि हमने जेनेटिक कोड के बारे में जैसे हमने पढ़ा भी है, इससे पहले भी पढ़ा है। जेनेटिक कोड उसमें जैसे यूसीएजी, तो यानी 4 उसमें अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाह है। तो अगर हम सिंगलेट करेंगे देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये कंप्लीट नहीं है। अगर हम दो दो हम कहेंगे कोडॉन होगा तो 16 अमाइनो एसिड को कोड करने की उनमें सलाहियत होगी, फिर भी ये कंप्लीट नहीं है। ट्रिपलेट करेंगे तो 64 कोडॉन बनेंगे, 64 कोडॉन बनेंगे तो दे आर सफिशिएंट। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए ये सफिशिएंट होते हैं। तो जैसे हमने कोडॉन के हवाले से आपको याद होगा स्टूडेंट्स को, हमने जैसे एक यहाँ पे चार्ट भी बनाया था, आज दोबारा भी जैसे देख रहे हैं कि ट्रिपलेट जो होते हैं 3 कोडॉन ट्रिपलेट, जैसे चार जैसे UCA एंड G बेसिस होते हैं। इसी तरह से UCA एंड G बेसिस हैं। ये फर्स्ट बेस कहलाता है, फर्स्ट बेस कहलाता है। इस साइड पे हम फर्स्ट बेस लेंगे। इसी तरह से एक सेकंड बेस होता है, सेकंड बेस हम इस साइड से लेंगे क्योंकि 3 बेस न्यूक्लियोटाइड है, तो UCA एंड G। इसी तरह से एक थर्ड बेस लेंगे, थर्ड बेस हम इस साइड से लेते हैं UCA और G। ये थर्ड बेस होगा, थर्ड बेस होगा। फर्स्ट बेस, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस। तरीका ये था कि अगर हम फर्स्ट यू कोडॉन जैसे है तो पहला यू हम यहाँ से लेंगे, सेकंड यू जो है हम सेकंड बेस से लेंगे, इससे लेंगे, और थर्ड जो यू है वो इस साइड से तीसरा बेस आएगा। तो इसी तरह से थर्ड जो होगा वो इस साइड से आएगा। तो इसी तरह से 64 कोडॉन बनते हैं, 64 कोडॉन बनते हैं। शार्ट ट्रिक में हम आते हैं, ये थर्ड बेस हमेशा UCAG होगा, UCAG होगा, UCA एंड G होगा। थर्ड बेस हमेशा तरतीबार UCAG, UCA एंड G, UCA एंड G, UCA एंड G, UCA एंड G। थर्ड बेस UCA एंड G होगा, UCA एंड G होगा, UCA एंड G, 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 UCA एंड G। सेकेंड बेस सबके अंदर जैसे कॉलम वाइज आप देख रहे हैं, सेकेंड बेस इन सब के अंदर जो सेकंड बेस होगा वो यू होगा, यू होगा, यू होगा, यू होगा। कई तरीके हैं, कई टेक्निक्स हैं। जैसे सही तरीका जो पहला कोडॉन हमने बनाया था जैसे यू यू यू, वो सही तरीका है। बाकी ये ट्रिक्स है, ये सब ट्रिक्स हैं, ये सारी ट्रिक्स है। सेकंड बेसिस में सब में यू होगा, सेकंड बेसिस में सब वो सारे सी है, ये सब सी है। दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल ये कोडॉन हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, टाइम जाया हो रहा है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है।
तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड की, genetic code genetic code that is a specific sequence of DNA that encodes the synthesis of particular polypeptide chain, तो उसे हम कहेंगे जीन कहते हैं। जैसे आपको पता है जीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है, वो एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए के अंदर हर एक एमआरएनए के अंदर जैसे आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एमआरएनए के, वो इसे एक कोडॉन कहते हैं, एंड 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी। So order of amino acid in a polypeptide according to the sequence of nucleotide is in any part of DNA, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर और हर जीन के अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस स्पेसिफिक होगी। जाहिर है जब डीएनए की सीक्वेंस स्पेसिफिक होगी तो एमआरएनए की सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होगी। एमआरएनए की सीक्वेंस स्पेसिफिक है तो आपको पता है कि उसके अंदर जो कोडॉन बनेगी वो भी स्पेसिफिक होंगे। तो पर्टिकुलर इसी तरह से जो अमीनो एसिड आपस में लिंक होंगे तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड लिंक होने के बाद जो एक प्रोटीन बनता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। जैसे कि आपको पता है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्लस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अमीनो एसिड जैसे आप अभी हमने जैसे देखा पहला जैसे कोडॉन हमेशा है मिथ्योनिन एयूजी, उसके बाद अगर सीरिन एलेनिन ट्रिप्टोफैन वैलिन इस तरह से जो कुछ भी है तो वो तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। उनको कौन डिटरमाइन करता है? उनको डिटरमाइन एमआरएनए की सीक्वेंस करती है। तो जैसे एमआरएनए के अंदर अब ये कोडॉन जो मौजूद है, एमआरएनए की कोडॉन जो होंगे, अब हम उसे कहेंगे ये जेनेटिक कोड है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा चार्ट जो बना हुआ है, ये सारे कोडॉन एमआरएनए की कोडॉन है, ये सारे कोडॉन एमआरएनए की कोडॉन है। हर एक कोडॉन की एक मीनिंग है। हर एक कोडॉन जैसे AUG इज द स्टार्ट कोडॉन और मिथ्योनिन, जैसे UUU इज द फिनाइलएलेनिन, जैसे UGA जहां पे भी होता है स्टॉप कोडॉन है। तो इस तरह से ये 64 कोडॉन, उनकी कोई ना कोई हर एक कोडॉन की एक मीनिंग होगी। आइदर स्टार्ट है, ये स्टॉप है, चेन को स्टॉप करना है, या कोई और ग्लूटामिक एसिड है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, फिनाइलएलेनिन है, एलिनिन है, आइसोल्यूसिन है, जितने भी लाइक 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, उन सब की जो है एक जेनेटिक डिक्शनरी मौजूद है, उसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग मौजूद है। The information in DNA for synthesis of protein is called genetic code, which is transcribed or copied into mRNA। तो ये mRNA कहाँ से बना है? आपको पता है कि mRNA स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए थी, उसमें से mRNA बना है, उसमें mRNA बना है। तो ये mRNA की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, mRNA की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिसके अंदर पर्टिकुलर 3 जो कोडॉन जो है, पर्टिकुलर जो 3 जो सीक्वेंस के अंदर जो ट्रिपलेट और कोडॉन है, उसे हम कहेंगे 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। जैसे एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट है, रैंडम सीक्वेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड है, रैंडम सीक्वेंस यूसीएजी की है, यूसीएजी है। जैसे आप देखें तो यूसीएजी में से एयूजी, सीसीयू, यूसीजी, एयूसी, इसी तरह से जो ट्रिपलेट बनते जाएंगे तो पूरे एमआरएनए की सीक्वेंस के अंदर जो भी ऐसे ट्रिपलेट होंगे दे विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन में क्वेश्चन हाउ कैन कोड विद 4 लेटर अल्फाबेट स्पेसिफाई प्रोटीन, इसका जवाब ये है कि जैसे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट के अंदर, तो उसके अंदर हम मिलियंस की तादाद में वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड इनके हैं तो एमआरएनए के अंदर, बट इसकी अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो 64 जो है इनकी ट्रिपलेट की सूरत में पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 64 ट्रिपलेट कोडॉन बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो अगर हम सिंगल बेस का करेंगे तो एक अमीनो एसिड, जैसे 4 बेसिस हैं तो 4 अमीनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होगी, और हमारे पास जैसे आपको बताया कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं तो सिंगलेट कोडॉन इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम कहें कि एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड करे, 4 तो बेसिस हैं एमआरएनए के, तो हम कहेंगे ये तो 4 अमीनो एसिड आएंगे, तो इस वजह से ये सिंगलेट कोडॉन जो है सफिशिएंट नहीं है। अब हम आते हैं 2 बेसिस की सीक्वेंस लें। अगर 2 बेसिस कोई भी लें, 4 जो एमआरएनए के बेसिस हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो 64 कोडॉन बनेंगे, तो भी ये इनसफिशिएंट है। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो जैसे 2 बेसिस एक अमीनो एसिड, जैसे आप देखेंगे तो 4 बेसिस एमआरएनए के हैं तो इसमें 16 अमीनो एसिड को कोड करने की सलाहियत होगी, और 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है तो ये भी इनसफिशिएंट है, सिंगलेट भी इनसफिशिएंट है। तो यकीनन हमें ट्रिपलेट कोडॉन की तरफ देखना पड़ेगा कि ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होगा। 3 नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड, जैसे 3 बेसिस एक एन अमीनो एसिड करते हैं, तो 4 बेसिस है एमआरएनए की, कौन से? यूसीएजी है, तो उसमें 64 कोडॉन बन सकते हैं। दे आर इनफ फॉर 20 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स ऑफ अमीनो एसिड। सो 64 as an extra codons are existed as one amino acid can be coded by many
एज वेल एज स्टॉप कोडान भी है, तो बाकी उनका सबका बैलेंस हो जाएगा। चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे मेनी कोडान कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो इसके भी दो हैं, जैसे आप देखें वैलिन की 4 हैं, तो काफी सारे जिसमें अमाइनो एसिड एक है, कोडान ज्यादा है। चार्ट पे देखते हैं हम इसमें कोडान a triplet of bases along the length of mRNA that specifies particular amino acid is called codon। ये कोडान की डेफिनेशन है कि व्हाट इज कोडान। कोडान इज ट्रिपलेट ऑफ बेसिस along the length of mRNA, यानी mRNA की लेंथ में ये जो जैसे ये mRNA की लेंथ है उसमें ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट जो होगा ट्रिपलेट उसे जो दैट पेयर्स दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, जो किसी न किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो उसे हम कहेंगे कोडान कहेंगे। कोडान इज अ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस along the length of mRNA that codes for a particular amino acid is called as कोडान। उसे हम कहेंगे कोडान। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। जैसे जैसे हमारे एसटीबी के अंदर जो है इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एनटीबी के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जैसे सीरीज और सीक्वेंस में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी जो है प्रॉपर्टीज है। देयर आर 64 कोडान, जैसे 3 कोडान यूए, यूएजी एंड यूजीए, जहां भी होगा वो चेन वहां पे स्टॉप और टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ये एमआरएनए के कोडान है, अगर यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट कोडान हमेशा एयूजी होगा, एयूजी हमेशा स्टार्ट कोडान होगा, ये स्टार्ट कोडान होगा। इसके दरमियान जितने भी जैसे ट्रिपलेट जैसे ये कोडान है, दे विल कोड फॉर सिंगल कोडान विल कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड जो भी। बट यहाँ पे अगर एंड जहाँ पे अगर ये 3 कोडान कौन से, अगर इस जगह पे यू ए आता है, या अगर इस जगह पे यू ए जी आता है, या अगर इस जगह पे यू जी ए आता है, तो तीनों में से अगर कोई भी आएगा तो ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे हम कहते हैं स्टॉप कोडन बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। और ये होता है स्टार्ट कोडन हमेशा एयूजी होता है। एमआरएनए के अंदर अगर पहली जो है ट्रिपलेट की जो सीरीज और सीक्वेंस हमेशा एयूजी होगी, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडन। और बाकी दूसरे एंड पे जैसे जहां पे भी मींस यूएए आता है या यूएजी आता है या यूजीए होगा, तो वो वहां पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसके दरमियान जो है जितने भी लाइक जैसे ट्रिपलेट होंगे, दे विल कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। हर कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, हर एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, हर एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता जाएगा, एक अमाइनो एसिड को। ये सारे ट्रिपलेट होंगे तो यकीनन ये जो एक कोडान से होंगे। So any of these must be present at the end of RNA. Any of these कौन से, either UAA या UAG या UGA कोई भी होगा। That indicates the message is over। यानी अब जो है इस mRNA का मैसेज अब खत्म हो गया, क्या बनाना था इसमें, कौन से अमाइनो एसिड बनाने थे, अब जो है ये चेन खत्म। All the other sequences that encode specific amino acid are called as सेंस कोडान। ये सारे जो होंगे सेंस कोडान है, बिकॉज इनमें सेंस क्या है कि ये अमाइनो एसिड बना सकते हैं, ये इन्हें हम कहेंगे सेंस कोडान। और ये जो कोडान होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन सेंस कोडान होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। आल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडान बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। चेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये ऐसे कोडान जो अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, हम उन्हें कहेंगे सेंस कोडान। और इसी तरह से वन कोडान जैसे एयूजी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट कोडान एंड आल्सो कोड्स फॉर मीथियोनिन अमाइनो एसिड। इसकी दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि यानी हमेशा जो भी मीन्स एमआरएनए की सीक्वेंस होगी उसमें पहला कोडान हमेशा एयूजी होगा, एंड एयूजी इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडान, आल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडान। एयूजी इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडान। तो ये प्रॉपर्टीज हुई कि 3 कोडान ये स्टॉप कोडान है, ये हर हालत में आपको याद करनी है सीक्वेंस। 3 ये 64 में 3 ये, और चौथी एयूजी अगस्त महीना जो है, यकीनन अगस्त महीना, जिसमें आपको पता है कि रूमर चल रहे हैं कि टेस्ट जल्दी करें। तो एयूजी इज स्टार्ट कोडान, बाकी ये यूएए, यूएजी, यूजीए जो है ये स्टॉप कोडान होंगे। 4 ये कोडान आप याद करेंगे। उसके बाद ऐसा ऐसा आप सारे कोडान याद कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए कोडान की जो है मीनिंग याद करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की, हम उस तरफ आते हैं कि जेनेटिक कोड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। द कोडान डीजेनरेसी, एक पहली प्रॉपर्टी है कोडान डीजेनरेसी। जैसे कि आपको पता है 64 कोडान है, 64 कोडान है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, तो क्या होगा, मेनी कोडान कोड फॉर वन अमाइनो एसिड।
जैसे सेम अमाइनो एसिड इज आल्सो इनकोडेड बाय सिंगल कोडन, अदर्स आर इनकोडेड बाय 4 कोडन्स, सम आर इनकोडेड बाय 6 कोडन। यहाँ भी 3 सिचुएशन है। 1 कोडन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, 1 कोडन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, ऐसे भी है। इसी तरह से कुछ अदर्स आर कोडेड बाय 4 कोडन, जैसे 4 डिफरेंट कोडन्स होंगे, 4 कोडन्स होंगे, ये भी एक सिंगल सेम अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे आप पहले कॉलम के अंदर आप जैसे देखें वैलिन है, उसके अंदर जैसे आपको 4 नजर आए। इसी तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन भी मौजूद है, 6 कोडॉन्स भी मौजूद है। इन 6 कोडॉन की मीनिंग एक ही है, सेम है, सेम अमाइनो एसिड, एक सिंगल अमाइनो एसिड सेम होगा। तो यानी कि ये भी ऐसी सिचुएशन है काफी। आप ये ऐसे भी देख रहे हैं कि 2 कोडॉन्स, ऐसी भी सिचुएशन है 2 कोडॉन्स कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, ऐसे भी है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डीजेनरेसी, कोडॉन डीजेनरेसी। अगर हम कहते हैं 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड, तो 64 अमाइनो एसिड तो नहीं है ना, हमारे पास अमाइनो एसिड जो ओनली 20 है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए, जैसे एडजस्ट करने के लिए नेचुरल ये होता है फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है, तो इसमें मेनी कोडॉन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, जैसे 6 कोडॉन आल्सो कोड फॉर सिंगल और 1 अमाइनो एसिड, जैसे अर्जिनिन है, आई थिंक ऐसे ल्यूसिन वगैरह चार्ट में आप जैसे देखेंगे मौजूद है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कोडॉन डीजेनरेसी। नंबर 2, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका मतलब ये है, यूनिवर्सल की मीनिंग है कि अगर बैक्टीरियल जैसे डीएनए होता है, उसके अंदर भी जैसे कोडॉन होते हैं, एज वेल एज ह्यूमन तक तकरीबन जैसे सेम होते हैं। तो इट इज सेम ऑलमोस्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो यानी जो एक कोडॉन जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे एयूजी या इसी तरह से यूयूयू फिनाइलएलेनिन है, तो मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी इनकी मीनिंग सेम होती है। तो इससे हम कहेंगे जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। एजीए अर्जिनिन इन बैक्टीरिया है, ह्यूमन एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। एजीए जो कोडॉन होगा, अर्जिनिन जो बैक्टीरिया, ह्यूमन और दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म। सो द जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इसी प्रॉपर्टी की वजह से साइंटिस्ट देखें इसमें क्या आगे जो इनोवेशन क्रिएशन इनकी होती है। अगर जैसे कहते हैं बैक्टीरियल डीएनए जिसकी सीक्वेंस में से अगर एमआरएनए बनता है, उसमें से अगर एजीए पॉइंट मौजूद है, तो बैक्टीरियल एमआरएनए एजी है तो वो उसमें भी अर्जिनिन है, और ह्यूमन बीइंग का एमआरएनए उसकी अगर सीक्वेंस एजी है तो उसमें भी अर्जिनिन है। तो अगर किसी अर्जिनिन की जरूरत पड़े तो हम किसी ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी उसमें अर्जिनिन हम बना सकते हैं। तो सक्सेसफुल जीन एक्सप्रेशन इन न्यू होस्ट, अगर उसको अगर एक बैक्टीरियल डीएनए एमआरएनए से अगर एजीए हम लेंगे, तो मीन्स अगर किसी दूसरे अगर होस्ट में इसको जैसे अगर रिप्रोड्यूस करना चाहें या इसकी प्रोडक्ट लेना चाहें अर्जिनिन की, तो हो सकती है। तो ये यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। हाउएवर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल। ये हमने नहीं पढ़ा है, मीन्स आपको पता है कि फर्स्ट ईयर एसटीबी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। जाहिर है डीएनए के अंदर जो कोडॉन है, इन्हीं दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर एमआरएनए भी होता है, इन्हीं दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर राइबोसोम भी होते हैं। इन्हीं ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, इनके अंदर अपनी जीन एक्सप्रेशन की मैकेनिज्म भी मौजूद है। तो वहां पे जो ये जो कोडॉन होंगे वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, इस वजह से कहते हैं कि ये इतना यूनिवर्सल नहीं है। हाउएवर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिनके जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे यूजीए हमने पढ़ा है कि वो तो स्टॉप कोडॉन है, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग के एमआरएनए के अंदर आप देखें यूजीए स्टॉप कोडॉन, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूजीए कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। ह्यूमन बीइंग के अंदर यूजीए तो स्टॉप कोडॉन है, बट माइटोकॉन्ड्रियल जो अगर यूजीए एमआरएनए की सीक्वेंस होगी तो वो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। इसी तरह से ए ह्यूमन बीइंग में जैसे उसका जो न्यूक्लियर जैसे जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए बना है, तो उसमें ये आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है। बट जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसका जब एमआरएनए बनेगा तो उसमें एयूए कोड्स फॉर मीथियोनिन, तो यानी फर्क आ गया। इसका मतलब है जेनेटिक कोड हर वक्त हर जगह पे एक जैसा यूनिवर्सल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल है उसका जेनेटिक कोड, और जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है उसके जेनेटिक कोड, उनमें से जो है दोनों में फर्क है। इसी तरह से एजी एंड एजीजी अर्जिनिन को कोड करते हैं दोनों अमाइनो एसिड, बट ये स्टॉप और टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपैरेटिवली याद करने हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में जैसे जो कोडॉन है उनकी मीनिंग क्या है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए देन आरएनए बनेगा उनमें
डिफरेंस क्या आता है, कौन से कोडान में किस कोडान को रेफर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप इनको जो याद करेंगे। इसी तरह से नॉन पंक्चुएशन की मीनिंग होती है कि जैसे एमआरएनए की सीक्वेंस होती है, जैसे ए यू जी सी सी जी सी सी, इस तरह से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं कोडान, बट इसके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कामा नहीं है, कोई इस तरह से गैप या ब्रेक नहीं है। नो पंक्चुएशन बिटवीन ईच कोडान, देयर इज नो ब्रेक बिटवीन टू कोडान। जैसे अगर हम एक कैपिटल लेटर में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे अल्फाबेट लिखा हुआ है, बट हम इसको पढ़ सकते हैं थ्री लेटर्ड। अगर हम कहेंगे द फैट कैट एट द रेट, जैसे अगर हमने ऐसे कंटिन्यूस लिखा हुआ है, जैसे द फैट कैट एट द रेट, ये इसमें कोई गैप कामा स्पेस नहीं है, बट हम कहते हैं ये थ्री लेटर्ड वर्ड है, तो ये द फैट कैट एट द रेट हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एमआरएनए के अंदर भी कोई भी इन न्यूक्लियोटाइड के दरमियान गैप कामा स्पेस नहीं है, बट थ्री लेटर्ड हम कहते हैं, तो एयूजी होगा तो उसकी मीनिंग है, सीसीजी है उसकी मीनिंग है, हर की मीनिंग है। इस तरह से इनके अंदर कोई कामा नहीं है। नॉन ओवरलैपिंग, ये पॉइंट एनटीबी के हवाले से थोड़ी सी आपको नहीं लगेगी। जेनेटिक कोडॉन इज नॉन ओवरलैपिंग, व्हाई? बिकॉज एमआरएनए सीक्वेंस जैसे एयूजी एजीसी जीसी इज नॉट रेड एज, जैसे एयूजी और जैसे एमआरएनए के अंदर ये सीक्वेंस है एयूजी एजीसी जीसीए। अब इसको ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे कि एयूजी यूजीए जीएजी, जैसे आप देखें ये बेस एयूजी तो ये सेम है, बट एजीसी एजीसी और अपने तौर पे कोई दूसरे बना ले, इन्हीं में से रीअरेंज करके, इस तरह से रीअरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। इट विल बी रेड एज, हमेशा ये एयूजी एजीसी जीसीए, ये जो एग्जैक्टली जो थ्री जो कोडान होंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनको ओवरलैप करके या रीअरेंज करके एक बेस को आगे पीछे करेंगे तो आपको पता है कि हर एक कोडान की मीनिंग अलग हो जाती है। एक जैसे लेटर की वजह से, जैसे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ए और टी की डिफरेंस से भी बहुत ही बड़ा फर्क आ जाता है, सी और जी की डिफरेंस की वजह से भी बहुत ही बड़ा फर्क आ जाता है। आगे हेडिंग मौजूद है म्यूटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगल अगर न्यूक्लियोटाइड उसमें अगर चेंज आती है तो बहुत ही बड़ी चेंज हो सकती है। तो हम इन लेटर्स को रीअरेंज करके नहीं पढ़ेंगे। अगर एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस ए यू जी ए जी सी जी सी है तो वो ही रहेगी, उसको हम कोई दूसरी सीक्वेंस के तौर पे नहीं पढ़ सकते। इसे हम कहते हैं कि ये जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग। बस आपकी 5 मिनट्स लेंगे, जेनेटिक कोड आखिरी बार एक कोशिश करेंगे। कल हम जो है इससे जो नए टॉपिक आगे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक कोड तो बना तो आप सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे जो है नहीं बनाता, तो जेनेटिक कोड को हम जैसे डिस्कस करें कहेंगे कि जेनेटिक कोड नहीं बनाया, 2 बार नहीं बना। तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जो थक गए हैं तो भले वो फिनिश कर रहे हैं अपनी मीटिंग को, बिकॉज जो जेनेटिक कोड जिन्होंने समझा हुआ उनके लिए कोई इशू नहीं है, और जो पहली बार ये समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो भले क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज भले मीटिंग एंड करें, क्योंकि इस कोड के बाद हम और कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। एज यू विश, ठीक है। तो इसी तरह से एक फर्स्ट बेस होगा वो हम इस साइड से लेते हैं, और यहाँ से हम लेंगे सेकंड बेस, इस साइड से लेंगे सेकंड बेस। सेकंड बेस से यू सी ए और जी होगा, और तीसरे साइड से हम जो थर्ड बेस लेंगे, थर्ड बेस लेंगे। थर्ड बेस होगा, अगेन सीरीज होगी यू सी ए और जी। तो फर्स्ट बेस होगा वो यू सी ए जी होगा। तो यानी यहाँ पे यू, 4 यू आएंगे, इसमें भी पहले 4 यू आएंगे, इसमें भी पहला बेस सब के अंदर 4 यू आएंगे, इसमें भी पहला बेस 4, सब के अंदर पहला बेस यू आएगा। इसी तरह से इसमें भी सबसे पहला जो 4, तो ये 4 यू आएंगे, सॉरी सी छोड़ थक गई। । 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
determinist theorem. ट्रिक्स ज्यादा हैं तो एक से ज्यादा बनाने की ट्रिक्स मौजूद है, तो इस वजह से कभी कभार बातें मिक्स हो जाती। थर्ड बीस। अच्छा,